फाइन। तो देखो स्टूडेंट, कल के क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स देखा था। अब ध्यान देना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे बाबू, थोड़ा दिमाग तो अच्छा होना चाहिए। अब फुल फोकस रखो, फुल फोकस। क्योंकि प्रत्येक साल इस चीज़ में डायनेमिक को घुसा के पूछता है, स्टैटिक नहीं पूछता है सिविल सर्विस, डायनेमिक को पूछता है। IAEA वाला इशू घुसा देगा इसके अंदर, तुरंत घुसाएगा वो, ठीक है। और बैक टू बैक 2020 और 21 में घुसाया है, पूछो उसको तो डायरेक्टली। बट उसके लिए स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों को ही रिलेट करके चलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो क्या है, कल हम लोगों ने जाना था कि हमारा भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज में डिवाइडेड है या 3 स्टेज में होगा। व्हाट डज इट मीन? स्टेज का मतलब, स्टेज का इधर देखो, यहाँ ध्यान दो। स्टेज का मतलब ये नहीं कि जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी हो रहा है तो थोड़ी देर में ये होगा, थोड़ी देर में वो होगा, ऐसा नहीं है। 10 साल तक पहला स्टेज होगा, 20 साल में दूसरा स्टेज होगा, और 2050 के बाद थर्ड स्टेज होगा। ये है इसका मतलब। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये अभी का सीक्वेंस नहीं है, ये साल का बताया कि 20 साल ये फर्स्ट स्टेज होगा, सेकंड 20 साल होगा, फिर थर्ड तुम्हारा 2050 के बाद स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी ऑफन कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो देखो भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो पहला स्टेज क्या है तुम्हारा? देखो तो कल बताया होगा, कल बताए थे लास्ट पेज में, देखो तो पढ़ो तो। हाँ, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। दूसरा स्टेज बताओ स्टूडेंट। हाँ, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और थर्ड बताओ। हाँ, 3 स्टेज है कि नहीं है? कल जो लास्ट में खत्म किए थे हम लोग, बस उसको समझना है कि ये स्टेज होता क्या है। तो पहला स्टेज समझते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। पहला स्टेज। हैवी वाटर का मतलब क्या है? हैवी वाटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हैवी वाटर का मतलब होता है जो अभी का जो वाटर है ना, अभी का वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मैं इसमें जो H है ना, जो नॉर्मल अभी जो पानी पीते हैं H2O, उसमें पहला वाला आइसोटोप होता है, क्या नाम है उसका? प्रोटियम, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। आइसोटोप का 3 आइसोटोप कल देखे थे ना। पहला क्या था? प्रोटियम था। उसमें क्या था तुम्हारा? 1H1, मास नंबर भी 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। तो वो वाला हम लोग पानी पीते हैं, वो वाला, वो फर्स्ट वाला है। इसमें जो यूज किया जाता है, इसमें भी तुमको H2O ही है। मैं ये जो H है ना, ये और कुछ नहीं, सेकंड वाला आइसोटोप का H है। तो ऐसे वाटर को हैवी वाटर कहा जाता है स्टूडेंट, जहां पे सेकंड वाला H यूज हो, जहां पे आइसोटोप है। बताओ उसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। जहां पे क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो देखो यहां पे समझो, हैवी वाटर। अब यहां पे समझो, न्यूक्लियस 2, बट एक तुम्हारा क्या है? प्रोटॉन है और एक तुम्हारा न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस 2 हो जाएगा ना, गधा 2 हो जाएगा। इधर देखो, हैवी वाटर का मतलब फॉर्म ऑफ वाटर जिसमें लार्जर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होता है H वाला, फर्स्ट वाला, उसके कंपेयर में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम यूज होगा, इसलिए। और ड्यूटेरियम में जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है, रेदर देन द कॉमन हाइड्रोजन। कॉमन हाइड्रोजन 1 वाला प्रेजेंट नहीं है, फर्स्ट वाला प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और वहां से बनता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? हैवी वाटर। तो ज्यादातर तुम्हारा जो हाइड्रोजन होता है, ज्यादातर हैवी वाटर में जो हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन कौन होता है? सेकंड वाला आइसोटोप का हाइड्रोजन होता है। तो इसलिए वाटर भी है, बट ये हैवी वाटर है, क्योंकि सेकंड वाला आइसोटोप से ये बन के ये बना है। समझ गए स्टूडेंट? तो कोई भी पूछेगा कि हैवी वाटर का डेफिनेशन क्या है, तो बता देना। फर्स्ट स्टेज में देखते हैं, फर्स्ट स्टेज में क्या क्या यूज होता है। तो फर्स्ट देखते हो रिएक्टर। रिएक्टर समझ गए ना? फ्यूल। रिएक्टर में क्या होता है? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। इसलिए हम कहते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, इसलिए स्टेज का नाम ही है रिएक्टर। कैसे रिएक्ट करेगा रिएक्टर? और फ्यूल, फ्यूल के ऊपर ही सब कुछ हो रहा होता है। फ्यूल क्या रहेगा? यूरेनियम रहेगा। फ्यूल यूरेनियम रहेगा। और हम जानते हैं यूरेनियम का कहानी हम लोग पढ़े हैं। यूरेनियम यदि नेचुरली पाया जाए तो U-238 सबसे ज़्यादा मिलेगा, 99.3% मिलता है। ओनली 0.7% तुम्हारा क्या मिलता है? यूरेनियम-235 मिलता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको यूज़ करना है तो आपको 3-4% तक बढ़ाना होगा, उसका इनरिच करना होगा, उसके लिए सेंट्रीफ्यूजेस है। और यदि आपको एटॉमिक बम बनाना है
आपको न्यूक्लियर बम बनाना है तो उसके लिए आपको 90% तक इनरिच करना होगा। और देखो जापान कितना, ईरान कितना नज़दीक है, ठीक है, उस इशू को भी जोड़ते चलो। तो देखो रिएक्टर है, देखो रिएक्टर क्या चीज़ का यूज़ किया गया इसमें, रिएक्टर जहाँ पे रिएक्ट होंगे, रिएक्टर मतलब जहाँ पे कंपोनेंट, जहाँ पे ये होगा, ये सिस्टम रखा जाएगा, देखो वहाँ पे लिखा गया ना वो बॉक्स जो है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। फ्यूल, कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाएगा, यूरेनियम यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे मॉडरेटर और कूलेंट दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, मॉडरेटर से समझने से पहले कल का समझो। कल क्या बताए थे, यहाँ पे देखो, ये जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो हमेशा फिजन होगा, FISSION, फिजन। फिजन का मतलब क्या है, एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, एक न्यूक्लियस को बम्बार्ड करेगा, वो न्यूक्लियस तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा और फिर एक न्यूट्रॉन इधर भी रिलीज होगा, एक न्यूट्रॉन इधर भी रिलीज होगा। मैं ये जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है उसका स्पीड तो बहुत तगड़ा है, वो तो फाड़ देगा पकड़ के सिस्टम को, तो उसको रोकना होगा, उसके स्पीड को रोकना होगा, उसी के लिए मॉडरेटर यूज़ करते हैं। अब मॉडरेटर भी तुम्हारा हैवी वाटर ही है, ठीक है। कूलेंट, चूंकि इतना एनर्जी है उसके अंदर, इतना हीट है, वो पूरा सिस्टम को बर्स्ट कर सकता है, तो ठंडा करना पड़ेगा, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लाइट वाटर। समझ गए ना। ये फर्स्ट स्टेज में रिएक्टर क्या है तुम्हारा, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं, यूरेनियम यूज़ करते हैं। मॉडरेटर क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो स्पीड है, न्यूट्रॉन जो क्रिएट हुआ, देखो न्यूट्रॉन जितना लगाते हैं उसी तरह न्यूट्रॉन क्रिएट होता है। न्यूट्रॉन एक लगा रहे तो कितना न्यूट्रॉन क्रिएट हो रहा है, जब न्यूक्लियस टूट रहा है तो न्यूट्रॉन ही न्यूट्रॉन आ रहा है, फिर एक न्यूट्रॉन निकला, जैसे एक न्यूट्रॉन गया न्यूक्लियस को हिट किया तो एक न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, यानी समझ रहे हो ना, बम्बार्ड हुआ, एक न्यूट्रॉन इधर भी निकला, एक न्यूट्रॉन इधर भी निकला, और ये जो न्यूट्रॉन है फिर दूसरा जाकर न्यूक्लियस को हिट करेगा, तो इस तरह चेन रिएक्शन बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो कहने का मतलब है कि फिजन प्रोसेस में जितना न्यूट्रॉन कंज्यूम होता है उससे कई गुना ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और वही न्यूट्रॉन है जिसके वजह से तुम्हारा सिस्टम जो है क्या है, सेल्फ सस्टेन्ड है, बार बार हो रहा है, अपने आप चेन सिस्टम्स हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ दैट न्यूट्रॉन्स। तो उसी न्यूट्रॉन्स का जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए हम मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, समझ गए ना। और चूंकि बहुत एनर्जी, बहुत ही हीट प्रोड्यूस होता है, यदि उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो पूरा सिस्टम बस्ट कर जाएगा, उसके लिए हम कूलेंट का यूज़ करते हैं, और कूलेंट क्या है, लाइट वाटर है, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो किस तरह काम करता है ये। उससे पहले यहाँ पे समझ लो, चार्ट दिया गया है कि यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में बताया गया है। यूरेनियम का भी अपना आइसोटोप होता है, यूरेनियम का भी अलग अलग आइसोटोप है, समझे ना। यूरेनियम जो नेचुरल फॉर्म में मिलेगा, जब माइनिंग करोगे ना, खुदाई करते हो, खुदाई करके जो यूरेनियम निकलेगा ना, तो ज़्यादातर तो 99.3% जो यूरेनियम है वो यूरेनियम 238 होगा, जो कि फर्टाइल है, ठीक है, बट फिजाइल नहीं है। क्या होता है फर्टाइल और फिजाइल, बताओ तो सुनो। हाँ, फिजाइल मतलब जो डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ कर सकता है, फर्टाइल का मतलब नो, इसको कन्वर्ट करके, ट्रांसम्यूटेशन करके दूसरा फॉर्म बनाएंगे, और वो डायरेक्ट यूज हो सकता है, वो डायरेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर फिजाइल हो जाएगा। ट्रांसम्यूटेशन कल बताए थे ना, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस, देखो यहाँ पे तो 99.3% जो यूरेनियम होता है नेचुरल, वो क्या होता है, तो सॉरी वो U238 होता है। ओनली 0.7% यूरेनियम का जो आइसोटॉप है स्टूडेंट, वो U235 होता है, समझ गए। तो अब तुमको बनाना है, ये करना है तुमको, देखो रिएक्टर ग्रेड का बनाना, देखो लिखा गया, सेकंड फिगर दिया गया, तुमको न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेड बनाना है। क्या होता है रिएक्टर ग्रेड, यानी कि यूरेनियम को तुमको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करना है। कहने का मतलब ये है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो गर्म होगा फिर भाप बनेगा, फिर टरबाइन घूमेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, यही था कहानी जी। तो उसके लिए कम से कम 3.5% तुम्हारा यूरेनियम इनरिच होना चाहिए, यानी कि यूरेनियम 235 प्रेजेंट होना चाहिए। मैं नेचुरली तो 0.7 ही होता है, तो उसको इनरिच करना पड़ता है। इनरिच कैसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूजेस की हेल्प से। सेंट्रीफ्यूजेस एक डिवाइस होता है जिसे इनरिच किया जाता है। और यदि तुमको न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है तो उसमें 90% यूरेनियम 235 की आवश्यकता है, कम से कम, मिनिमम, और उससे अधिक भी होगा चलेगा, मैं कम से कम यूरेनियम कितना 90%, यानी कि यू रिक्वायर लॉट ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस। इसी चीज़ को लिए तो ईरान को धरा था, और ईरान 12 दिन दूर है बस ये करने में, इतना नज़दीक पहुंच चुका है। टाइम लगता है एनरिचमेंट करने में, अब तो हो ही गया होगा, 12 दिन तो बीत ही गया बोलते बोलते है ना। अब फर्स्ट क्या है, देखो नेचुरल यूरेनियम बता चुके हैं ना, देखो तो वही इसलिए लिखा गया स्टूडेंट, सो यूरेनियम इज इनरिच बिफोर पुट टू यूज, यानी कि आपको यूज़ करना है
न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज़ करना है। न्यूक्लियर रिएक्टर का ही बात होगा क्योंकि हम जितना भी स्टेज पर है न्यूक्लियर रिएक्टर से यूज़ करना है, तो पहले आपको इनरिच करना होगा उसको, है ना, और उसमें आपको यूरेनियम 235 का प्रोपोर्शन बढ़ाना होगा एज कम्पेयर टू यूरेनियम 238 का, क्योंकि यूरेनियम 238 से कुछ नहीं होने वाला है। तो 3% 4% बढ़ा दिए तो न्यूक्लियर ग्रेड में बढ़िया से यूज़ हो सकता है वो। समझ गए स्टूडेंट? तो ये कहानी इसका है। अब यहाँ समझो कि होता क्या है, किस तरह काम करता है, एक एक चीज़ समझना बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल बहुत सारा चीज़ है। रिएक्शन प्रोसेस, व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स, जब रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है, व्हेन न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन द न्यूक्लियाई। न्यूट्रॉन्स क्या किया, न्यूक्लियाई को हिट किया। हाँ, न्यूट्रॉन्स क्या करेगा, न्यूक्लियाई को हिट करेगा। तो जब न्यूक्लियाई को हिट करेगा तो न्यूक्लियाई 2 भाग में डिवाइड होगा, या कई बार 3 भाग में भी डिवाइड हो सकता है। तब तक डिवाइड होगा जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। समझ गए? तो वो 2 भाग में भी डिवाइड हो सकता है या 3 भाग में भी डिवाइड हो सकता है। मैं डिवाइड कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन द न्यूक्लियाई। समझ गए? ये न्यूक्लियाई कुछ नहीं, यूरेनियम है। ये पहला स्टेज में तो यूरेनियम ही यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना ठीक से? देखो, दिस स्प्लिट देम इन 2 पार्ट्स और समटाइम्स 3 पार्ट्स। 2 पार्ट या 2 पार्ट से ज़्यादा भी तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियाई हो सकता है। दिस रिलीज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी रिलीज होगा, बहुत एनर्जी रिलीज होगा ना। एंड अलॉन्ग विथ 3 न्यूट्रॉन्स, और 3 न्यूट्रॉन्स भी तो रिलीज होगा ही होगा। जितना डॉटर न्यूक्लियाई रिलीज हो रहा है उतना न्यूट्रॉन्स रिलीज होगा। तो अलॉन्ग विथ 3 न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो रिलीज विच कोलाइड विथ एंड स्प्लिट द अदर U-235 न्यूक्लियाई। और जो दूसरा है उसके साथ वो कोलाइड करेगा और फिर इस तरह एक सिस्टम बनेगा, चेन सिस्टम बनेगा। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन ए सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। और इस तरह जितना न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट, उतना ही तुम्हारा वो हिट कर रहा है दूसरे न्यूक्लियाई को। वहाँ पे यूरेनियम 235 रखा गया है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? कल के क्लास का है ना ये। आगे देखो, एज मेंशन, देखो बढ़िया समझो, न्यूट्रॉन रिलीज पर फिजन, यानी कि पर फिजन में न्यूट्रॉन्स कितना रिलीज हो रहा है, 3 रिलीज हो रहा है ना। आर मोर देन न्यूट्रॉन कंज्यूम पर फिजन। पर फिजन में कितना, 1 हो रहा था। 1 न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहा था न्यूक्लियाई को, मगर रिलीज कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि सरप्लस न्यूट्रॉन जनरेट होता है फिजन्स में, और यही सरप्लस न्यूट्रॉन्स की वजह से तुम्हारा जो चेन सिस्टम है वो सेल्फ सस्टेन्ड है। समझ गए? तो सम ऑफ दिस सरप्लस न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड, और जो सरप्लस न्यूट्रॉन्स है उसी को हम यूज करते हैं। किस लिए? यूरेनियम U-38 को ट्रांसम्यूटेट करने में। ट्रांसम्यूटेट क्यों करते हैं? ताकि ये भी फिजाइल हो सके। फिजाइल का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली यूज हो सके, यही होता है फिजाइल का मतलब। तो यूरेनियम 238 जो कि अभी फर्टाइल है, फिजाइल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो यूरेनियम 238 क्या है तुम्हारा, अभी ऊपर देखो तो टर्म देखो तो ऊपर फर्टाइल और फिजाइल का बताया गया था ना। हाँ, फर्टाइल का मतलब क्या होता है? जो कन्वर्ट किया जा सकता है। फिजाइल का मतलब डायरेक्ट यूज हो सकता है। तो ये देखो, यूरेनियम 238 क्या है तुम्हारा, फर्टाइल है, फिजाइल नहीं है। तो इसको पहले हमको कन्वर्ट करना होगा फिजाइल में। फिजाइल कहाँ कन्वर्ट हुआ? प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 में हुआ तो मतलब फिजाइल है, वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब ये हुआ। तो जो सरप्लस न्यूट्रॉन हुआ, जो सरप्लस न्यूट्रॉन यानी कि 2 या 3 निकलेगा ना हर पर रिएक्शंस, वो क्या कर रहा है, यूरेनियम 238 जो कि काम नहीं आ सकता था डायरेक्टली, उसको ट्रांसम्यूट करवाया। किसमें? प्लूटोनियम में। अब ये प्लूटोनियम 239 जो है अब ये फिजाइल है। ठीक है, फिजाइल है। यूरेनियम 238 क्या है तुम्हारा, फर्टाइल है। सो द स्पेंड फ्यूल ऑन द फर्स्ट स्टेज कंसिस्ट ऑफ, तो कौन सा तुम्हारा फर्स्ट स्टेज में कौन सा फ्यूल इन्वॉल्व हुआ? तो देखो इसमें द स्पेंड फ्यूल ऑन द फर्स्ट स्टेज कंसिस्ट ऑफ प्लूटोनियम 239 एंड लार्ज अमाउंट ऑफ यूरेनियम 238 which did not get any neutrons to get converted into plutonium and this fuel then goes into the second stage। यानी कि जो बच गया स्टूडेंट, जो भी तुम्हारा बच गया, देखो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरेनियम 238 बच गया ना। अभी पहले क्या यूज हुआ, देखो फर्स्ट स्टेज में पहला क्या हम लोग किए थे, यूरेनियम 235। समझो इसमें कैसे नया ऐड हो रहा है। यूरेनियम 235 को स्प्लिट किया, बहुत सारा न्यूट्रॉन्स निकला। ठीक है, वहाँ पे क्या है, यूरेनियम 238 क्या ट्रांसम्यूट किया यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में। ठीक है, तो वही बोला प्लूटोनियम 239 में। तो बोल लास्ट का देखो, सेकंड लास्ट लाइन देखो, सो द स्पेंड फ्यूल ऑफ द फर्स्ट स्टेज, जो खर्च हुआ है उसमें प्लूटोनियम 239 है।
39 है क्योंकि वो ट्रांसम्यूट हो गया था। एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ अभी भी यूरेनियम 238 बचा हुआ है क्योंकि उसको भी और कन्वर्ट करना है किसमें, प्लूटोनियम में, जो कि डायरेक्टली यूज हो सकता है। तो अभी ये बचा हुआ, अब ये जो बचा हुआ वो सेकेंड स्टेज में खर्च होगा, यानी कि ये घटना 20 साल तक हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, ये घटना लंबा समय तक लिए हो रहा है। तो द स्पेंड फ्यूल ऑफ द फर्स्ट स्टेज कंसिस्ट ऑफ, जो स्पेंड कौन सा खर्च किया गया, प्लूटोनियम 239 को, और लार्ज अमाउंट ऑफ यूरेनियम 238 अभी भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया, अभी पूरी तरीके से प्लूटोनियम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब कन्वर्ट नहीं हुआ तो सेकंड स्टेज में जाएगा कन्वर्ट होने के लिए। बात समझ में आ गया ना, सेकंड स्टेज में जाएगा पूरा कन्वर्ट होने के लिए। यूज ऑफ हैवी वाटर, जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हैवी वाटर का यूज इसलिए करते हैं स्टूडेंट, हैवी वाटर को मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है ताकि जो न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन से उसके स्पीड को वो मॉडरेट कर सके, उसके स्पीड को रिड्यूस कर सके, ठीक है। और तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी है फिजन यूरेनियम 238 वो और बढ़ सके, क्योंकि उसको रिड्यूस करके वहीं पे हीट करवाना है जहाँ पे हमको ज़रूरत है। कहाँ पे ज़रूरत है हमको, यूरेनियम 235 को हीट करवाना, नहीं तो कहीं पे भी भाग जाएगा, स्पीड उसका इतना ज़्यादा कहीं भी भाग सकता है, वो सिस्टम को भी तोड़ के निकल सकता है। बात समझ में आया? तो फिर से समझो, ऊपर चले जाओ, चार्ट देखो, फिर से चार्ट देखो। यूरेनियम यूज़ किए, पहला स्टेज में क्या है, यूरेनियम यूज़ किए। कौन सा यूरेनियम यूज़ किए हम लोग, कौन सा यूरेनियम यूज़ किए? हाँ 235 यूज़ किए, ठीक है। 235 यूज़ किया और सेल्फ सस्टेन हुआ। उसके बाद क्या किए, 238 भी लगा दिए। 238 जब लगा दिए तो 238 का तुम्हारा कन्वर्ट होकर प्लूटोनियम 239 हुआ। अभी भी तो यू 238 बहुत बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है वो सेकेंड स्टेज में खर्च होगा। बात समझ में आ गया ना, वो सेकेंड स्टेज में खर्च होगा। तो यहाँ पे देखो ये फिगर दिखाया गया है। यूरेनियम 235 को फ्यूजन रिएक्शन से क्या किया हम लोग, फ्यूजन न्यूट्रॉन से क्या किया, U28 हुआ, और फिर ये ट्रांसम्यूट डिके होके फिर प्लूटोनियम 239 बना है। देख रहे हो ना, यानी कि यूरेनियम 235 को फ्यूजन न्यूट्रॉन पहले तो हीट करवाए थे, यूरेनियम 235 को हीट करवाए, उसको हीट करवा के वी गेट यूरेनियम 238, फिर इसको हीट करवा के ट्रांसम्यूट करके प्लूटोनियम 239 हुआ है। अभी भी यूरेनियम 238 बहुत बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट स्टेज में यूज होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ट्रांसम्यूट डिके मतलब समझ रहे हो ना। अब ये प्लूटोनियम 239 क्या है, तुम्हारा फिजाइल है जो कि डायरेक्टली यूज हो सकता है, मगर अभी भी यूरेनियम 238 बहुत बचा हुआ है। क्या बोले, यूरेनियम से डायरेक्ट प्लूटोनियम? हाँ बिल्कुल, देखो यूरेनियम हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे समझो, इधर देखो स्टूडेंट, जब हम एक न्यूट्रॉन को यूज कर रहे हैं यूरेनियम 235 को बम्बार्ड करने में, बम्बार्ड किए तो बहुत उसका हिस्सा निकलेगा, बहुत सारा हिस्सा निकलेगा ना न्यूट्रॉन, फिर वो हीट करेगा दूसरे, वो जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो वो जाकर तुम्हारा यूरेनियम 238 को हीट करेगा, और फिर वो ट्रांसम्यूट होगा तुम्हारा प्लूटोनियम 239 में। तो अभी तो ऐसा यूरेनियम 238 तो बहुत सारा पड़ा हुआ है सिस्टम में। हाँ, तो वो चीज़ सेकेंड स्टेज में जाएगा। समझ में आ गया ना? तो देखो सेकेंड स्टेज देखो सेकेंड स्टेज देखो, इसलिए सेकेंड स्टेज में लिखा गया है कि अभी यूरेनियम 238 बचे हुए हैं फ्यूल, इसमें मिक्सचर है, दोनों ही है, अब प्लूटोनियम 239 तो है ही। समझ में आया? तो ये सेकेंड स्टेज में खर्च होगा। इसमें मॉडरेटर की जरूरत नहीं है, और इसमें केवल सोडियम एज अ कूलेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एनर्जी रिलीज होता है। मैं इसमें मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए मॉडरेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेकेंड स्टेज अपने आप में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। फास्ट मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हमें एनर्जी को। फास्ट ब्रीडर क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करना है, इसलिए फास्ट ब्रीडर। समझ में आ गया ना? तो ये रिएक्टर जो यूज़ किया जाएगा वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। जो फ्यूल होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा यूरेनियम 238 का जो बचा था प्लूटोनियम 239, समझ गए? ये दिया गया है, और अंतिम में फिर थोरियम को डाला जाएगा, जो कि देखेंगे थोड़ी देर में। देखो समझ में आ रहा नहीं चीज़? तो देखो यहाँ पे प्लूटोनियम 239, ये तो हम जानते हैं कि फिजाइल मटेरियल है, डायरेक्ट यूज हो जाएगा। तो जब फिजन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकलेगा ना, अब फिर ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बहुत जरूरी है हमारे चेन सिस्टम को रखने में, आगे बढ़ाने में। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकला है वो क्या करेगा, यूरेनियम 238 एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि वो हीट करेगा उसको, और वो बाद में फिर ये बम्बार्ड होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकला, ठीक है, जो कि 239 से प्रोड्यूस हुआ है, वो फिर यूरेनियम 238 को जाके हीट करेगा, और फिर वो ट्रांसम्यूट होके प्लूटोनियम 239 बनेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए स्टूडेंट जो सेकेंड स्टेज में मोर फ्यूल इज जनरेटेड, ज़्यादा फ्यूल जनरेट हो रहे हैं, ज़्यादा फ्यूल जनरेट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू कंज्यूम। कैसे पता चलेगा ज़्यादा कंज्यूमर? क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा निकल रहा है। जितना न्यूट्रॉन्स निकलेगा उतना ही चेन सिस्टम लंबा होगा, और जितना चेन सिस्टम लंबा होगा उतना ही एनर्जी फ्यूल बन रहा है।
और उतना ही गर्म होगा, उतना ही तुम्हारा तपेगा, और उतना ही टरबाइन घूमेगा। समझ रहे हो ना, लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए सेकेंड स्टेज को हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस हो रहा है एज कम्पेयर टू जितना है वो कंज्यूम हो रहा है। दिस रिएक्टर डज नॉट यूज मॉडरेटर, देखो इसमें मॉडरेटर यूज नहीं करता है, क्योंकि हाई स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स ही केवल प्लूटोनियम 239 को फिशन करवा सकता है, उसके लिए बहुत तगड़ा स्पीड चाहिए होता है। तो मॉडरेटर वहाँ पे यूज़ करके हम उसका रोक रहे थे, क्योंकि उस समय यूरेनियम 235 का यूज़ कर रहे थे इसलिए। बट चूंकि यहाँ पे फ्यूल तुम्हारा प्लूटोनियम 239 है, ठीक है, प्लूटोनियम 239 है और यूरेनियम 238 मिक्स है ना दोनों। तो चूंकि प्लूटोनियम को हिट करवाना है हमें, तो प्लूटोनियम को हिट करने का जो ताकत है वो सबसे स्पीड वाला न्यूट्रॉन ही कर सकता है। समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ है ना, पहले ही बोल चुके हैं, टेक्निकल है बाबू, समझो, समझने का प्रयास करो। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है वो तुम्हारा यूरेनियम 238 एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होगा, और ये फास्ट रिएक्टर हो गया, सॉरी ये हो गया। मॉडरेटर देखो हाई स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स ही प्लूटोनियम 239 को फ्यूजन में रख सकता है, और फिर वहाँ से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो सकता है। वो तो बार बार न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते चला जाएगा। तो वन सफिशिएंट पावर जनरेशन कैपेसिटी इज अचीव, जब हम देखेंगे कि सेकेंड स्टेज में पावर जनरेशन हो गया, जो चाहते थे वो हम उतना अचीव कर लिए, यानी कि प्लूटोनियम 239 आ गया, क्योंकि हमको अल्टीमेटली यूरेनियम 238 को ब्रेक करना है। ब्रेक करके प्लूटोनियम, क्योंकि प्लूटोनियम ही है जो कि सब ज़्यादा तुम्हारा यूज़ हो सकता है, वो फिजाइल है। तो जैसे ही हमको लगा कि यस हमारे पास प्लूटोनियम 239 हो गया, तो हम आस्ते आस्ते थोरियम 232 को इंट्रोड्यूस करेंगे रिएक्टर में, इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे ही इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या कि अब थर्ड स्टेज के लिए हम रख देंगे इस चीज़ को, समझ के। जैसे ही हमको पता चला स्टूडेंट कि यूरेनियम 238 इनरिच हो गया, यानी कि वो प्लूटोनियम 232 में कन्वर्ट हो गया, 239 में कन्वर्ट हो गया, और गुड रिजर्व ऑफ प्लूटोनियम 239 आ चुका है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, थोरियम को रिएक्टर के अंदर लाएंगे, और थोरियम को जो लाएंगे एज अ ब्लैंकेट मटेरियल ग्रुप में लाएंगे। क्या होता है ब्लैंकेट मटेरियल, जैसे फ्यूल है ना, फ्यूल का जो रॉड होगा, रॉड के ऊपर कवर करेंगे, सरफेस में कवर करेंगे उसको, थोरियम को सरफेस में। तो फिगर देखो, तो वहाँ पे देखो फ्यूल है ना, FR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तुम्हारा, तो देखो थोरियम कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है, एज अ ब्लैंकेट के रूप में, उसको कवर के रूप में करेंगे। तो ब्लैंकेट मटेरियल के रूप में करेंगे। हाँ यूरेनियम, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, देखो थोरियम 232 विल बी इंट्रोड्यूस इनटू द रिएक्टर एज अ ब्लैंकेट मटेरियल व्हिच विल बी ट्रांसम्यूटेड, जो कि बाद में क्या बन जाएगा, यूरेनियम 233 बन जाएगा बाद में थर्ड स्टेज में, ठीक है। एंड दिस इज डन व्हेन द फ्यूल, ये तभी होगा स्टूडेंट कन्वर्ट थोरियम 232 यूरेनियम 233 में, जब केवल फ्यूल 239 ही रहे, प्लूटोनियम 239 ही रहे, और मिक्सचर ना रहे। मिक्सचर कहीं शुरू में तो मिक्सचर था तुम्हारा, शुरू में सेकेंड स्टेज में मिक्सचर था ना जी, प्लूटोनियम 239 और तुम्हारा यूरेनियम 238 का, ये मिक्सचर खत्म होना चाहिए, और प्योर आप तुम्हारा प्लूटोनियम 239 आना चाहिए, तभी जाके हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और तभी जाके थर्ड स्टेज स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है। थर्ड स्टेज देखो, थर्ड स्टेज में क्या होगा, ये आगे बढ़ाएंगे। इन दिस स्टेज द थोरियम बेस्ड रिएक्टर, इसी के लिए इसको बोलते हैं हैवी एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, आर यूज्ड दैट कैन बी रिफ्यूल्ड यूजिंग इंडियाज लार्ज थोरियम रिजर्व, क्योंकि पता है ये भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो भारत कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, और हमारे पास थोरियम ढेर सारा है, उसके लिए पहले हमको प्लूटोनियम क्रिएट करना होगा। जैसे ही हमको पता चला कि हमारा रिएक्टर में केवल अब क्या बचा है, प्लूटोनियम 239 ही बचा है, तो उस समय थोरियम का तो कोई कमी नहीं है, 30% हमारे पास थोरियम है, इंडिया में रिजर्व है कि नहीं है 30%, उसका यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसको हम डालेंगे और वो कन्वर्ट कर देगा यूरेनियम 233 में, और वही तो हमको चाहिए। जैसे यूरेनियम 233 हो गया, उसके बाद फिर उसको हम आगे ले जाके फिर एनर्जी क्रिएट करवा सकते हैं उससे। समझ में आ गया ना। देखो थोरियम का फ़ायदा क्या है, थोरियम का फ़ायदा ये है कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट इतना जनरेट, लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू यूरेनियम और प्लूटोनियम। समझे आप। प्लूटोनियम देखो, प्लूटोनियम का फ़ायदा क्या है, ऑल्सो प्लूटोनियम कैन बी सेपरेट फ्रॉम द वेस्ट, आराम से प्लूटोनियम को तुम वेस्ट से अलग कर सकते हो। और हाँ, कई केस में तुम प्लूटोनियम को न्यूक्लियर बम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इतना खतरनाक जा सकता है वो, है ना। बट ये थोरियम के साथ पॉसिबल नहीं, क्योंकि थोरियम कभी भी यूज़ नहीं हो सकता है। बट आप क्या किए, आप क्या कर रहे हो, प्लूटोनियम को सेपरेट कर रहे हो वेस्ट से, क्योंकि उसमें वेस्ट में प्लूटोनियम तो होगा ही होगा। सेकंड स्टेज में तो प्लूटोनियम सब बहुत आया होगा, या थर्ड स्टेज में प्लूटोनियम यू विल गेट लॉट ऑफ प्लूटोनियम। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
थोरियम को आप इनरिच कर सकते हो, वही तो इनरिच कर रहे हैं हम लोग इसमें जो थर्ड वाला में तो करेंगे हम लोग। तो देखो अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टेज प्रोग्राम, अब देखो थर्ड स्टेज प्रोग्राम में क्या होगा, हमें किस तरह आगे बढ़ना है। इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी कुड ग्रो टू अबाउट 10 गीगावाट थ्रू फर्स्ट वाला जो फर्स्ट फेज है, हमें क्या करना है 10 गीगावाट तक पहुंचना है, ठीक है, डोमेस्टिक यूरेनियम यूज़ करके। उसका बाद सेकेंड स्टेज में हमें 50 गीगावाट तक क्रिएट करना है, एंड उसके बाद जैसे 50 गीगावाट क्रिएट कर लिए उसके बाद हमें थर्ड स्टेज की तरफ मूव करना है, समझ गए। तो पहला स्टेज जो तुम्हारा था उसमें कितना करना है हमें 10 गीगावाट, फिर सेकेंड स्टेज में मैक्सिमम 50 गीगावाट, और थर्ड स्टेज जैसे 50 गीगावाट कर ले तब जाकर थर्ड स्टेज की तरफ मूव करेंगे, और थर्ड स्टेज में हम थोरियम यूज़ करेंगे एज अ ब्लैंकेट मटेरियल, समझ गए ना। यहाँ पे देखो थर्ड स्टेज में क्या होगा। सो लार्ज स्केल थोरियम डिप्लॉयमेंट इज ओनली एक्सपेक्टेड, देखो इसलिए कहा जा रहा है कि अभी संभव नहीं है, ये तुम्हारा 30-40 साल के बाद होने वाला है, जब हम पूरी तरीके से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को पूरी तरीके से कॉमर्शलाइज कर लेंगे, लोग आएंगे। मगर जानते हो फुकुशिमा का इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, लोग का ध्यान नहीं है इस तरफ, ज़्यादातर बोल रहे हैं ना कि ये दशकों में होने वाला चीज़ है, ये एक दिन का चीज़ नहीं है। एक लगा तुमको 20 साल, फिर दूसरा स्टेज 20 साल, फिर ये 2050 के बाद ही यूज़ कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि 30-40 साल के बाद जब हम देखें कि हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बहुत कॉमर्शलाइज हो गया, कॉमर्शलाइज मतलब क्या कि हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसमें, बेस्ट है, इंडिया में मोबिलाइज करना चाहता है, रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना चाहता है, तब जाके हम लोग फुल एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं थर्ड स्टेज का। मगर वो 2050 से पहले होने वाला नहीं है, ये चीज़ 2050 के बाद ही थर्ड स्टेज पर हम जाएंगे, समझ में आ गया ना। फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोग्राम देखो, फर्स्ट स्टेज कौन करता है हमारे कंट्री में, NPCL, जानते हो जितना भी बिजली वाला विभाग का आता है सब NPCL ही देखता है। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। जबकि सेकेंड स्टेज कौन करता है तुम्हारा, भारतीय नविका विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको भाविनी भी कहा जाता है, भाविनी, ठीक है, हाँ भाविनी, समझ गए ना। तो दो स्टेज हो रहा है, अलग अलग संस्था कर रहा है स्टूडेंट, ये समझ लेना। वही जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो सेकेंड स्टेज है, उसको कौन करता है, भाविनी करता है। इंडियन, अब देखो मगर भाविनी में दिक्कत क्या है, इधर देखो सेकेंड स्टेज में ना हम बाहर से रिसोर्सेस लाते हैं, टेक्नोलॉजी बाहर का बहुत दखल अंदाजी है। पहला स्टेज तो ठीक है, सेकेंड स्टेज में हम बाहर से टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं। इंडिया नाउ हैज़ द कैपेसिटी टू बिल्ड कंप्लीटली, अब इंडिया के पास फर्स्ट स्टेज को बिल्ड करने के लिए पूरा पावर है, टेक्नोलॉजी है। एंड देखो इसके लिए 2 रिसर्च सेंटर हमारे पास है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कल जाने थे हम लोग, ठीक है बताए थे ना, ओबी भामा जो TIFR बाद में जब सेकेंड 1948 में बना था, और दूसरा क्या है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये 2 संस्था है जो कि हमको इंडिजीनियस फर्स्ट स्टेज बनाने में हेल्प किया है। अब करेंटली देखो ये भारत में कितना है, 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स है, जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी कितना बहुत कम है, लगभग 7000 मेगावाट का है। और तुमको पहला स्टेज पहुंचने के लिए कितना करना है, 10 गीगावाट, 50 गीगावाट, एंड देन अभी बहुत पीछे हम लोग, दैट्स इट।